देखिए, सरकारें कंटिन्यूटी में काम करती हैं और जो शासन गवर्नेंस है ना, वो एक सरकार से दूसरे सरकार के पास ऑन होता है। जिसने काम पूरा किया, निश्चित तौर पर महत्व उस सरकार का, उस व्यक्ति का होता है। अगर आप कोस्टल रोड की बात करेंगे तो मुंबई का कोस्टल रोड की परिकल्पना संभवतः 1970 में आई थी। तो 1970-75 में जो मुख्यमंत्री थे उनको क्रेडिट दिया जाए क्या? उसके बाद जब पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने स्टडी करवाई थी इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो उनको क्रेडिट देना है क्या? और जब उद्धव जी मुख्यमंत्री थे तो उन्हें चुपके से नारियल फोड़ा था। लेकिन आज महत्वपूर्ण बात यह है कि मुंबई में जो कोस्टल रोड तैयार हुआ और जिसका इस्तेमाल आधा मुंबई शहर कर रहा है, वो किसके दौर में हुआ? जब हमारे मुख्य नेता श्री एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री थे तब उनके दौर में इसका एक स्वरूप तैयार हुआ, और जब तक फडणवीस जी आए उसके बाद फिर ये उसका उद्घाटन हो गया। बल्कि शिंदे साहब के जमाने में भी उद्घाटन हुआ था एक पार्ट का। तो कुल मिलाकर किसने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया इतनी शिद्दत से, लग के भिड़ के, महत्व उस व्यक्ति का, उस सरकार का। वरना अगर क्रेडिट लेने की बात करेंगे तो 1970 में जो भी मुख्यमंत्री थे उनको निकालिए कब्र से और उनको सबसे पहले टीका चंदन लगा दीजिए आप। तो अब ये इतना विस्तार से बोलने के बाद मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार के में जो विकास का काम होता है, ये सबकी जिम्मेदारी है कि पिछली सरकार ने अगर मुंबई के हित में, देश के हित में कोई अच्छी योजना सोची है तो उस योजना को बगैर किसी भेदभाव के आगे बढ़ाई जाए। मुझे लगता है क्रेडिट इस सरकार को मिलनी चाहिए कि पिछली सरकार ने भूमि पूजन किया तो भी उस सरकार के एक अच्छे काम जो कि मुंबई का काम था, उस काम को हमने लाके यहां पे कंप्लीट किया। सुरेश कलमाडी जी का निधन हो गया है। सुरेश कलमाडी एक बहुत ही अच्छे नेता थे, पुणे के एक कह सकता हूं कि एक लंबे समय तक वहां से खासदार रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। दिल्ली में जो उनका बंगला था वो बंगला एक तमाम जो हमारे महाराष्ट्र के और दिल्ली के जो नेता लोग होते थे उनकी पार्टियों के लिए बड़ा मशहूर हुआ करता था। खेल की दुनिया में उनका जो योगदान है वो कमाल का। ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। भारत में जो कॉमनवेल्थ गेम्स आए 2010 में, वो लाने वाले यही थे, और कॉमनवेल्थ की जो कामयाबी है उसका बहुत बड़ा श्रेय भी इनको देना चाहिए। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स के बहाने जो तथाकथित तौर पर भ्रष्टाचार या स्कैम वगैरह निकल के आया, जिसकी वजह से उनको बड़ा तकलीफ दी गई, शायद उनको जेल में भी डाला गया था, तो वो सारी बातें एक मतलब हमारी बुरी यादें हैं, एक ऐसी स्मृति है जो कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पर एक बहुत कर्मठ किस्म का नेता और खेल वेल जगत को में बहुत ज्यादा अपनी दखल रखने वाला और बहुत अच्छे ढंग से उसको सपोर्ट करने वाला। और तीसरी बात, पुणे में जो तरह तरह के जो आयोजन होते थे, पुणे फेस्टिवल हो या पुणे मैराथन हो, ये करने वाले और कोई नहीं, सुरेश कलमाडी थे। आज सुरेश कलमाडी नहीं है तो सारे के सारे प्रोग्राम, सब फेस्टिवल बंद हो गए। आज जो वहां पर एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो तैयार हुआ है पुणे में, जो मेरे ख्याल से इंटरनेशनल लेवल का है, उसकी पूरी परिकल्पना सुरेश कलमाडी की थी, उसको लागू करने बनाने वाले भी सुरेश कलमाडी थे। तो ऐसा एक बहुत बड़ा कर्मठ नेता हमारे बीच से चला गया। कांग्रेस पार्टी को नेता थे, मेरे अच्छे मित्र थे, मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। राहुल नार्वेकर का एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद जो अपोजिशन है उसने सवाल उठाए कि जो कैंडिडेट थे उनको पर्चा नहीं भरने दिया गया, उनको बाहर रखा गया, और बोले ये सब राहुल नार्वेकर के बोलने पे हुआ। चुनाव के वक्त इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं और आखिरकार जो चुनाव आयोग होता है ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि तथ्यों की जानकारी हासिल करे, उसके आधार के ऊपर ये फैसला करे। मुझे लगता है कि विपक्ष ने चुनाव आयोग के सामने किसी प्रकार का कंप्लेन कर रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग उनके कंप्लेन को तमाम तथ्यों के आधार पर जांच करने के बाद एक निर्णय लेगा। लेकिन इस तरह की बातें चुनाव के दरमियान आती रहती है, उसको बहुत बड़ा एक नैरेटिव का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। पूना में जिस तरह से अजित पवार अलग चुनाव लड़ रहे हैं, एनसीपी, दोनों एनसीपी साथ में है, बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। कभी मुख्यमंत्री सवाल उठाते हैं अजित पवार के ऊपर के नाम ना लेके उनके ऊपर बातें करते हैं। अब रविंद्र चौहान ने कहा कि जो यूपी का धर्म है सिर्फ बीजेपी निभाए, अजित पवार के ऊपर इशारा करते हुए।
तो क्या कहना है? देखिए, पहला सच ये है कि महायुति की सरकार में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी हैं, दो में से एक है। दूसरा सच ये है कि पुणे में जो महानगर पालिका चुनाव हो रहे हैं उसमें अजीत पवार जी अपने चाचा शरद पवार जी की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अलग है, हमारी पार्टी शिवसेना अलग है। ये दो बड़े बड़े सच हैं। दोनों सच के बीच मुझे लगता है कि इस चुनाव के दरमियान सभी पार्टियों की जिम्मेदारी है कि गठबंधन के धर्म का पालन करे। सभी तीनों पार्टियों की जिम्मेदारी बनती है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, बीजेपी की भी जिम्मेदारी बनती है और अजीत दादा की भी जिम्मेदारी बनती है कि अंततः आपको सरकार में जब साथ में रहना है और किन्हीं परिस्थितिवश अगर आप आमने सामने लड़ रहे हैं तो आरोप प्रत्यारोप इस लेवल पे नहीं जाए कि बहुत आपस में रिश्ते एकदम खराब हो जाएं। तो रिश्तों को बना के रखने के लिए एक मर्यादा का पालन करने की आवश्यकता है और मर्यादा का पालन इसलिए आवश्यक है क्योंकि गठबंधन धर्म को निभाना सबकी जिम्मेदारी होती है। सर, पश्चिम बंगाल जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पे हमला हो रहा है और अभी भी एक ताजा मामला सामने आया है। देखिए, अब 2 हफ्ते में ये 5वें हिंदू की हत्या हुई है और जघन्य हत्या हुई है। बांग्लादेश जिस प्रकार से भारत के खिलाफ और वहां के हिंदुओं के खिलाफ एक हिंसक अभियान चला रहा है वह हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति को मान्य नहीं। हिंदुस्तान का सर्वसामान्य जो नागरिक है वह बांग्लादेश की इन हरकतों की वजह से बहुत गुस्से में, और मुझे लगता है इस गुस्से को समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो सरकार की तरफ से बांग्लादेश को ताकीद देनी चाहिए, या तो बांग्लादेश अपने हिंसक कार्रवाई करने वाले जो उनके जो संगठन हैं उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करे और हिंदुओं को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करे। और अगर बांग्लादेश नहीं कर पाता है तो हमारी सरकार, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि बांग्लादेश के इस अंदरूनी मामले में हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण से, क्योंकि अंततः वो हमारे हैं, हमारे रक्त संबंध है उनके साथ, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए बांग्लादेश के मामले में इंटरफेयर करे और बांग्लादेश की सरकार को सबक सिखलाए। उमर खालिद और शर्जिल इमाम, ये 2 नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर तथाकथित तौर पर वामपंथी विचारधारा के प्रचार प्रसार के नाम पर हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे भड़काने का आरोप है। खासकर दिल्ली दंगे का एक आरोपी है उमर खालिद। वह एक सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, लिबरल हैं, नक्सलिज्म में विश्वास करते हैं। ये सब वैचारिक स्तर पर थोड़ी देर के लिए मान्य है, लेकिन इसकी आड़ में अगर हिंदुस्तान में आप हिंसा भड़काने का कोई षड्यंत्र करते हैं, समाज के अलग अलग वर्गों के बीच नफरत पैदा करने का प्रयास करते हैं, हिंसा का रास्ता अख्तियार करते हैं, तो कानून आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा। जो लोग कहते थे कि सरकार ने एक दुर्भावनावश इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की है, उनके मुंह पे कल सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके पिटीशन आते ही कहा कि प्राइमा फेसाई एक ऐसा केस है इन दोनों के खिलाफ कि इनको जमानत नहीं दी जा सकती। इसका मतलब सरकार और सरकारी एजेंसियों ने इन दोनों जो दंगाइयों के खिलाफ और दंगे के अभियुक्तों के खिलाफ जो कार्रवाई की है उसमें तथ्य है और उस तथ्य को मान्य करना पड़ेगा। रह गई बात उन दोनों के संदर्भ में जो पूरी दुनिया से जो अलग अलग जो लेफ्टिस्टों का जो स्टेटमेंट आता है, जिसमें अभी एक ममदानी जी बने हैं, न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं, और उन्होंने जिस तरीके से अपना नोट भेजा है उमर खालिद के पक्ष में वो सरासर गलत है। ममदानी को मैं कहना चाहूंगा कि आप न्यूयॉर्क के मेयर बने, न्यूयॉर्क संभालो, हमारे मामले में इंटरफेयर मत करो। अगर इंटरफेयर करना है तो पहले विषय की जानकारी ले लो। जो व्यक्ति दंगे का अभियुक्त है उसके साथ खड़ा होना मतलब आप जिहादी हैं और दंगाई प्रवृत्ति रखते हैं।